नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक। पपीते के बाग में लगने वाले रोग रोकथाम के उपाय। झारखंड सहित बिहार राज्य के कई इलाकों में सोयाबीन की खेती का दायरा पहले से काफी बढ़ गया है। अब किसान खरीफ में इसकी खेती करने लगे हैं। अगर आप भी सोयाबीन की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड की जो जलवायु है वो सोयाबीन उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है और सोयाबीन हम लोग टाण भूमि में लगाते हैं, जो अपलैंड जिसको कहते हैं, और इसमें सॉइल एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो अगर किसान भाई अपने खेत में चूना का 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो सब ये पहला हो गया कि मिट्टी का चुनाव, जो खेत का जो चुनाव है वो अपलैंड होगा, टाण भूमि में इसकी खेती करनी चाहिए। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की और रेतीली भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु पानी के निकास वाली चिकनी दोमट भूमि सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जिन खेतों में पानी रुकता हो उनमें सोयाबीन की फसल न लें अथवा मेढ़ और कूड़ यानी रिज एवं फरों बनाकर सोयाबीन की बुआई करें। जैसे प्रभेदों की बात होती है तो आजकल का सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो 10 साल से जो नई वैरायटी हैं उन्हीं को प्रयोग करना है। तो उसके लिए बिहार झारखंड के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त वैरायटी जो पाई गई है वो है RSC 1046, RSC 1052, JS जवाब सोयाबीन 20-116, NRC 148 और उसके साथ मैक्स 1460। और हमारे यूनिवर्सिटी से 3 वैरायटी निकली है, बिरसा सोयाबीन 2, बिरसा सोयाबीन 3 और बिरसा सोयाबीन 4। इन प्रभेदों का, ये सब 10 साल से कम की वैरायटी हैं और इन प्रभेदों का अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं तो उनको फायदा होगा और इन प्रभेदों का प्रयोग अच्छा रहता है। अब आती है बात कि हमको बीज कहाँ से लें। तो सबसे उपयुक्त जगह है कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है आपके नज़दीक, या कृषि विश्वविद्यालय है, या कोई भी ऐसा स्टोर जहाँ से आपको पक्की रसीद मिलती हो, उन्हीं स्टोर से आपको बीज खरीदना है ताकि आपको कोई धोखा ना हो और आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो। जहाँ तक इसकी बुआई के लिए बीज की दर की बात है तो दाने के आकार के अनुसार बीज दर भिन्न होती है। जैसे छोटे दाने वाली किस्मों के लिए 28 किलोग्राम प्रति एकड़, मध्यम दाने वाली किस्मों के लिए 32 किलोग्राम प्रति एकड़, बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर रखें। फसल को बीज तथा मृदा जनित रोग प्रभावित करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2 ग्राम या कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें।
उसके साथ साथ जैसा आपने बताया कि राइजोबियम का कल्चर, तो राइजोबियम कल्चर का आपको 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर लेना है और उसको 500 ग्राम गुड़ के साथ एक सोल्यूशन बना करके और उसको छाये में उसको मिला करके आधा घंटा को सूखने को छोड़ देना है, ताकि जो है वो अच्छे से आपके बीज के ऊपर राइजोबियम चिपक जाए। और उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी तरह के फंजीसाइड सबसे पहले, उसके बाद अगर कोई इंसेक्टिसाइड लगा रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड, और सबसे लास्ट में राइजोबियम का सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इससे आपका सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और उससे जो है आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। ग्रीष्मकालीन जुताई 3 वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य करनी चाहिए। वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बखर तथा पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। ढेला रहित और भुरभुरी मिट्टी वाले खेत सोयाबीन के लिए उत्तम होते हैं, इसीलिए अंतिम जुताई के समय 10 से 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। उसके बाद खेत की तैयारी के बाद अगर किसान भाई के पास गोबर की खाद है तो सोयाबीन लगाने के कम से कम 15 दिन पहले वो 10 टन गोबर की खाद, अगर नहीं है तो 5 टन तो जरूर डालें। इससे उनके सोयाबीन का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। अब रही बात फर्टिलाइजर की, तो ये जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, दलहनी फसल है, तो इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर सफिशियंट होता है और इसलिए डीएपी के थ्रू अगर आप उपयोग करेंगे तो हम लोग ये कहते हैं कि एक बैग डीएपी करीब 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है और 40 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपको अवश्य डालनी चाहिए। क्योंकि ये एक तिलहनी फसल है, तो अगर आप सल्फर डालते हैं 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आपका उत्पादन और अच्छा होगा और उसके लिए आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका उत्पादन अच्छा हो। उसके बाद जो है ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको 45 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन, मतलब रो टू रो डिस्टेंस जो होता है वो 45 सेंटीमीटर होगा और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। तो लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि बारिश अच्छी होनी चाहिए, मॉइस्चर की कमी नहीं हो। और अगर जैसे बारिश हुई, किसान भाई ने अपना खेत में सोयाबीन लगा दिया और उसके 2 से 3 दिन बाद तक बारिश ही नहीं हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे मौसम में लगाएं जबकि अगले 2-3 दिन तक में हल्की बारिश होती रहे, तो उसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है इस फसल का। सोयाबीन के साथ अंतर्वर्तीय फसलों के रूप में अरहर 2 कतारों के साथ सोयाबीन 4 कतारों में बुआई करें, या फिर सोयाबीन की 2 कतारों के मध्य ज्वार की 2 कतारों में बुआई करें। इसी तरह सोयाबीन के साथ तिल अथवा अन्य फसलों की बोनी कर सकते हैं, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी भी अच्छी मिलेगी। उसके बाद आता है आपका खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि ये खरीफ फसल में लगाया जाता है और अपलैंड क्रॉप है, तो इसमें खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर किसान भाई उसका सही से तरीका से निराकरण कर लें तो उनका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। जिन किसान भाइयों के पास केमिकल कंट्रोल का साधन उपलब्ध है, वो किसान भाई जो है दवाएं जो बाजार में मिल रही हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आती है डाइक्लोसुलाम। डाइक्लोसुलाम को अगर आप 12.5 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हैं और तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन इसको 2 से 3 दिन के अंदर में ही आपको अप्लाई कर देना है, नहीं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। लगाने के 2 से 3 दिन के अंदर में डाइक्लोसुलाम का प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग करें। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण बेहद आवश्यक है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करें। इसके बाद दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 से 45 दिन बाद करें। 15 से 20 दिन की खड़ी फसल में घासकुल के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्यूजेलेफोप इथाइल 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ अथवा घासकुल और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए इमेजिथाफायर 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। तो उसमें आपको सबसे ध्यान देना ये है कि 2 निकाई गुड़ाई आपको करनी है, एक बुआई के 20 दिनों के बाद और एक 40 दिनों के बाद। 40 दिनों के बाद फिर आपको उसमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें 45 से 50 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर वो फसल अपने आप हो जाती है, उसमें खरपतवार से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी तेज धूप हो जाती है तो कभी बारिश होने लगती है। ऐसे में वातावरण में नमी की अधिकता के चलते कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अगर पपीते के बाग की बात करें तो इस समय इन बागों में कई हानिकारक कीट और रोग प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि पौधों की बढ़वार और फलन पर बुरा असर डालते हैं। इसलिए समय रहते इनका नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AP भगत से। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पपीता कितना फ़ायदेमंद फल है। यह पाचन क्रिया में आपको कितना फ़ायदा देता है। कोई भी पेपेन और इसमें जो एंजाइम निकलता हुआ पाचन क्रिया में सहायक होता है, जिसको पेपेन पपीता के दूध से जो निकलता है उसको पेपेन बोलते हैं। कभी आप सुनते होंगे कि पपीता के पत्ते को चबा के आप जो उजला प्लेटलेट्स होता है खून में, उसको वृद्धि करते हैं। तो इसका महत्व कितना आप जानते हैं। तो पपीता खेती करना बहुत लाभदायक होता है। जितना भी आप इन खर्च करते हैं उससे आपका ज़्यादा फायदा देता है। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं। लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि पत्ता जो है मुड़ जाता है, पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है। पत्तियां आपका इसका पपीता का पीलापन हो जाता है। देखेंगे कि बरसात में कि पत्ती जो है ऊपर शीर्ष से पीला होते हुए नीचे चला आता है। तो इन सभी तरह के रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर आप पके हुए फल या हरा फल को देखेंगे ठीक से तो उस पर रिंग नुमा, चूड़ी नुमा, अंगूठी नुमा रिंग बनता है। यह भी एक रोग होता है। अगर विशेष ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है। पपीता में लगने वाला यह वायरस रोग सबसे अधिक नुकसान करता है। इसे मोजेक रोग, पर्ड कुंचन जैसे कई नामों से जाना जाता है। पपीते की खेती करने वाले किसान इस फसल को लगाने से पहले ही इस रोग पर कंट्रोल करने की तैयारी कर लें, क्योंकि पपीते में इस रोग के आने की संभावना नहीं पूरी गारंटी रहती है। इसलिए रोपाई करने से लेकर उत्पादन लेने तक पौधों पर दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा। वायरस अपने आप नहीं फैलता है, तो यह एक कीट होता है, वह इसको फैलाता है। तो हमको कीट से रोकना है। यह कीट आपको किससे रोकेगा? कीटनाशक दवा आप आजकल देखेंगे इमिडाक्लोपीड नाम की दवा बाजार में मिलता है। उसका आप लिक्विड जो है 1 ml तरल 3 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करते हैं। यह दवाई का छिड़काव आप जब पौधा लगाते हैं उस समय से करते हुए आपको जब तक फल नहीं लगता है, जब तक फल नहीं होता है, फल पकता नहीं है, उस समय तक हम छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव करने के लिए जब तक फूल आ गया उस समय तक छिड़काव करते हैं। इससे उसके बाद हम लोग छिड़काव करते हैं कि नीम के तेल से। जब फल आ जाता है तो नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर हम नीम का तेल घोल करके प्रत्येक सप्ताह छिड़कना पड़ता है। इस तरह से हम वायरस रोग, विषाणु रोग यानी जो भी रोग है हम उससे बचाव कर लेते हैं। पौधे जब लगाते हैं वहाँ हम लोग भी मच्छरदानी या कोई ऐसा कीड़ा नहीं प्रवेश करे उस तरह का ढककर हम पौधे का, पपीता के बीज का अंकुरण करते हैं और पौधा का तैयार पौधशाला में पौधा तैयार करते हैं। फिर जहाँ रोपाई करते हैं वहाँ पर भी हम फिर कीटनाशक दानेदार डाल करके वहाँ रोपाई करते हैं, या कीटनाशक दवाई जो है घोल बनाकर जड़ में पहला पानी
उस समय डालते हैं जड़ के पास कि कीटनाशक से पौधा हमारा परिपूर्ण हो जाए, जैसे कीट हमारे आएंगे तो वहाँ पर रस नहीं चूसेगा, जिससे रोग नहीं फैलेगा। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। आपको हानि जो देखने को जो स्पष्ट रूप से मिलता है कि पौधा एकदम फलदार लदा हुआ है और अचानक वह बरसात के समय सूखने लगता है। यह पौधे के में जो लगता है जड़ सड़न कर देता है। एक हो गया जहाँ से पौधे से जमीन हमारा तना रहता है उसको पद बोलते हैं, उसी पर उखड़ा रहता है पेड़ पौधा, तो उसको हम पद बोलते हैं। तो जड़ और पद सड़न का बीमारी लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। हम उपचार करने के लिए जैसे अभी मौसम शुरू हुआ बरसात का, तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल जो फफूंदनाशक कहलाता है बाजार से खरीदें और 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम पाउडर 2.5 ग्राम पाउडर को घोलकर जो भी हमें मात्रा एक पौधे में हम करीब 5 से 10 लीटर पानी को डालते हैं। यह डालने की प्रक्रिया ये है, जड़ के आसपास हम पौधे के को हम सुरक्षा देते हैं। पौधे के जड़ के आसपास ये 5 से 10 लीटर पानी एक पौधे में डाल देते हैं। तो आप इस तरह से अगर छिड़क देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। और यह 2 बार छिड़कना चाहिए, पानी जड़ में डालना चाहिए, क्योंकि पहला तो हुआ कि अभी बरसात शुरू हुआ अभी डालें और कुछ फिर 1 महीना के अंदर फिर दोबारा 1 बार और डाल दें, क्योंकि बरसात का सीजन आप सोचेंगे अभी से 2-3 महीना तक रहता है, तो 2 बार कम से कम आपको डालना होगा। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल कृषि में यंत्रों का चलन तेजी से बढ़ा है, जिससे कृषि कार्य काफी कम समय में होने लगे हैं। लेकिन इन यंत्रों की देखरेख भी एक जरूरी पहलू है, तभी यंत्र सुचारू रूप से कार्य करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं सीड ड्रिल यंत्र के बारे में, जो कि बुआई के दौरान किसान उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके सही रखरखाव के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि इंजीनियर अभिषेक रंजन से। आज मैं किसान भाइयों को सीड ड्रिल जो बीज बोने वाली मशीन उसके रखरखाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। खेतीबाड़ी और बागवानी में कृषि यंत्रों की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज खेती किसानी के कामों से संबंधित कई प्रकार के कृषि यंत्र व मशीनें आ चुकी हैं, जिनसे कम समय और कम श्रम में अधिक कार्य किया जा सकता है। सबसे पहले किसान भाइयों की जो बीज बोने वाली मशीन है सीड ड्रिल है, उसको रखने जब हम लोग शुरू करते हैं रखने के लिए, तो हमें सबसे पहले उसमें जो उसके खाद वाले बक्से होते हैं उसको अच्छे से पानी से साफ कर लिया जाता है, ताकि उसमें कहीं खाद ना रह जाए। और खाद उसको साफ करने के बाद हम उसके रोलर जो होते हैं उससे चेक करते हैं कि उसमें कोई भी खाद या बीज ना रह जाए। अगर उसमें खाद या बीज रह जाती है तो क्या होता है कि उसमें जंग लग जाते हैं और वो जाम हो जाती है, इसके कारण वो आप अगले सीजन में आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप उसमें जो हमारा होपर और जो चेन होते हैं उसे अच्छे से चेक कर लें कि वो सब एक अपने जगह पे हैं कि नहीं।
जो उसके डेप्थ की होती है उसे अच्छे चेक कर लें कि वो अपनी जगह पे है कि नहीं। मशीन को जब भी हम लोग पूरे साफ़ करते हैं एक पूरी तरह चेक कर लें कि उसमें कहीं भी मिट्टी न लगी रहे। और उसे रखने के लिए सबसे अच्छे जगह होते हैं जो हम लोग रखते हैं कि शेड में रखते हैं, और जहाँ पे रखते हैं मशीन को उसके नीचे में हम लकड़ी या कुछ लगा के रखते हैं जिससे मिट्टी से उसकी कोई कांटेक्ट ना हो। जिससे क्या होता है कि मिट्टी के संपर्क में अगर वो मशीन के कोई भी पार्ट आते हैं तो क्या होता है उसमें जंग लग जाती है। इसलिए हम लोग रखने से पहले नीचे में कोई लकड़ी का डाल देते हैं जिससे मिट्टी के संपर्क में ना आए। कृषि से जुड़ी हुई कोई भी मशीन हो वे अधिकतर मेटल से ही बनी होती है और हम सभी जानते हैं कि नमी होने पर इसमें जंग तेजी से लगता है। ऐसे में इसका रख रखाव ठीक से नहीं किया जाएगा तो ये मशीनें ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे पाएंगी। इसीलिए इनका उपयोग करने से पहले और उपयोग के बाद ठीक से मेंटेनेंस करना जरूरी है। उसका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जो हमारे ट्रैक्टर के जो खराब ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, मोबिल, हमें रखने से पहले पूरे मशीन को अच्छे से मोबिल से उसको पेंट कर देना चाहिए ताकि उसमें जंग न लगे। और उससे क्या होता है कि आपको कहीं भी जंग नहीं लगते हैं और जब आप अगले सीजन में जब मशीन को आप निकालते हैं तो वो सही रहती है। उससे धो देने के बाद उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। सबसे खास बात यह है कि जैसे भी हम लोग मशीन को रखते हैं उस समय हम स्पेशली ध्यान ये देना पड़ता है कि उसमें कहीं भी खाद का अंश ना हो। खाद के अगर थोड़ा सा भी अंश रह जाते हैं तो वो हमारे हॉपर को जाम कर देती है, जिससे कि आप अगले सीजन में जब आप उसको यूज़ करने जाएंगे तो वो अच्छे से कार्य नहीं करती है और उसमें किसान भाई को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि जैसे सीड ड्रिल हम रखते हैं तो उसे हमेशा शेड में ही रखें और उसे रखने से पहले सारे जितने भी नट बोल्ट हैं अच्छे से टाइट कर लें, उसमें सारे में ग्रीसिंग कर लें। और शेड में जब भी रखें तो मतलब ग्रीसिंग जो नट बोल्ट होते हैं उसे हमेशा चेक करते रहें कि वो हमेशा ढीला ना पड़ जाए। और जहाँ ही मशीन रखते हैं उसे रेगुलर आप चेक करते रहें ताकि धूल उस पर ना पड़े। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव संभुआ, जिला समस्तीपुर के किसान मंगलेश पांडे ने। आप अदरक की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो मंगलेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आपको विदित है कि अभी खेती किसानी के समय में बहुत सारे अलग अलग तरह के फसलें लगाई जा रही हैं। आज सोचा है कि अदरक के बारे में उसको कैसे लगाएं, इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ। किस्मों के रूप में आप IISR, वर्धा, सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, हिमगिरी, महिमा, रजाता, इन सबको ले सकते हैं। कुछ लोग जो स्थानीय स्तर पर कल्टीवार मिलते हैं उनको भी लगाते हैं। उसमें रियो डी जेनेरो कल्टीवार अच्छा माना जाता है। अदरक की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसमें अधिक मात्रा में जीवांश और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो वो भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। मृदा का pH मान 5.6 से 6.5 अच्छा रहता है। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद भूमि की तैयारी के बारे में हम बात करेंगे। अच्छी जुताई बहुत जरूरी है। मिट्टी जो है हमारी अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि ये एक कंद फसल है और ये जमीन के नीचे ही जाती है, तो मिट्टी जितनी अच्छी भुरभुरी रहेगी इसका आकार उतना अच्छा बढ़ेगा और आपका उत्पादन उतना अच्छा होगा। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, मिट्टी को भुरभुरी करनी है, अच्छे से जुताई कर दें। उसके बाद अगर हम लोग खाद और उर्वरक की बात करें तो खाद और उर्वरक जैसे कि 20 से 25 टन पर हेक्टेयर जो अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद रहती है वो देना आवश्यक होता है क्योंकि ये मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता को अच्छा बनाती है। उसके अलावा अगर हम नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें तो 75 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम P2O5 और 50 किलोग्राम K2O इसको डालना आवश्यक है। आजकल देखा जा रहा है कि जिंक की कमी मिट्टी में पाई जा रही है, तो जिंक की कमी को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप 6 किलोग्राम जिंक पर हेक्टेयर उसका प्रयोग जरूर करें। बुआई की बात करें तो जो हम लोग कंद लगाते हैं वो 2.52 मतलब 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होनी चाहिए और 20 से 25 ग्राम तक का जो टुकड़ा रहता है वो अच्छा उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है।
अदरक के बीज प्रकंद मध्यम आकार के, जिनका भार 20 से 25 ग्राम और 2 से 3 आंखों वाले कंदों का चुनाव करना चाहिए। बीज प्रकंद स्वस्थ, बीमारी व कीट रहित होनी चाहिए। प्रति हेक्टेयर 18 से 20 कुंतल कंद की जरूरत होती है। आपको पता है कि बच्चों के लिए टीकाकरण करते हैं, उसी तरीके से फसलों में भी टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, बीजों के लिए ट्रीटमेंट करें। कंदों को मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की घोल में या रिडोमिल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आधा घंटे तक उपचारित करें। उसके बाद छाया में सुखाकर कंदों की रोपाई करें। ज्यादातर जो हम लोग खेती करते हैं वो रेज्ड बेड प्लांटेशन पे करते हैं, मतलब हम लोग समतल जमीन पे ना करके इसके मेड़ बना देते हैं और उन मेड़ों पे इसकी खेती करते हैं। तो 2 मेड़ों के बीच की दूरी जो होती है वो हम कोशिश करते हैं कि 50 सेंटीमीटर के आसपास रखें, और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है, जो मेड़ों पे होती है, वो हम 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इस फसल में झपनी करना बहुत जरूरी है, यानी कि ढकना, पत्तों से फसल को ढकना बहुत ही आवश्यक है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि बुआई के जस्ट तुरंत बाद 10 से 12 टन पत्ते हैं पर हेक्टेयर, उनका प्रयोग करके जो हमारे मेड़ हैं उनको ढक देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा छाया को चाहने वाला फसल है और डायरेक्ट धूप पड़ती है तो इससे इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, तो इसको जरूर ढके। तो इसके लिए निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, तो जो निराई गुड़ाई करते हैं वो हम लोग 40 से 90 दिनों के बीच जरूर कर लें। अगर आप इसके बाद करते हैं तो आपकी उत्पादकता घट जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इन सारी तकनीकी बातों का ध्यान रखते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसकी खेती अच्छे से कर सकते हैं और अच्छी आय ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।